स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल का बेसिक गोल ये है कि आप सेकंड ईयर की फिजिक्स में फुल मार्क्स हासिल करें। ऐसी ही और वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस वीडियो में हम चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं उनको हम स्टडी करेंगे और हर एमसीक्यू को मैं आपके सामने टोटली एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर वो एमसीक्यू आता है और उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है तो आप उसको आंसर कर सकें। तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी चीज़ आप मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एग्जाम में आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने तमाम एमसीक्यूज जो हैं उनको टॉपिक वाइज अलग-अलग कर लिया है। पहला टॉपिक जो है वो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें पहला एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है। इसमें बताया गया है कि एक वायर है जिसमें से 3 एम्पेयर जो करंट है वो गुजर रहा है। आप ये बताएं कि 1 मिनट में उसमें से कितना चार्ज पास करेगा। तो हमारे पास करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू निकालें तो आपके पास चार्ज आ जाएगा I डेल्टा टी के इक्वल, और यहाँ पे आपको I भी गिवन है कितना है 3 एम्पेयर है, 3 पुट कर दें। टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 हो जाएगा। तो चार्ज आपके पास 180 आ जाएगा। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, इस लिहाज से 180 कूलम्ब जो है ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाएं। एम्पेयर सेकंड स्टैंड्स फॉर द यूनिट ऑफ। एम्पेयर सेकंड किस चीज़ का यूनिट है? हमने ऑलरेडी देखा है अभी पिछले एमसीक्यू में ही कि हमारे पास डेल्टा क्यू आई डेल्टा टी के इक्वल था। तो यही इक्वेशन यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। तो यहाँ पे एम्पेयर जो है वो हमें पता है कि वो करंट का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है, और ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास चार्ज आ जाता है। इसका मतलब है कि एम्पेयर सेकंड जो है वो हमारे पास चार्ज का यूनिट होगा। चार्ज का वैसे यूनिट जो है वो कूलम्ब होता है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एम्पेयर सेकंड किसके बराबर होगा। तो उस सूरत में अगर आपको यूनिट्स दिए गए हों तो आपने बताना है कि ये कूलम्ब के बराबर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। इसमें ये बताया गया है कि बैटरी ने कितना चार्ज मूव किया है और कितना टाइम लगा है, और आपने उसमें करंट की वैल्यू बतानी है। आपको पता है करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। यहाँ से आप चार्ज की मिकदार पुट करें 40 कूलम्स, टाइम की वैल्यू पुट करें 20, कैंसल आउट करें, आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है। यहाँ पे ये बताया गया है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास कर रहे हैं किसी कंडक्टर में से 1 माइक्रो सेकंड के अंदर। माइक्रो ऐसे लिखना चाहिए था, 1 माइक्रो सेकंड के अंदर पास कर रहे हैं। आपने करंट की मिकदार बतानी। तो सबसे पहले तो आपको चार्ज पता होना चाहिए कि चार्ज कितना पास कर रहा है। तो चार्ज की मिकदार मालूम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लें पहले, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दें इसको। ये आपके पास टोटल चार्ज आ गया है जो वायर में से गुजरेगा। अब आपने करंट फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के इक्वल होता है। यहाँ से डेल्टा टी से डिवाइड करें 1 माइक्रो सेकंड यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड्स। अब इसको सिंप्लीफाई करें 1.6 आ जाएगा, 10 की पावर 7 ये वाली, और ये -6 है, ऊपर जाके इसको +6 कर लें, और -19। तो ये 7 6 13, 13 -19 -6, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 आंसर आ गया, और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, और ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज। इलेक्ट्रॉनिक करंट की क्या डायरेक्शन होती है? आपको पता है कि अगर आपके पास कोई सर्किट है उसमें आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, जबकि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो इसकी डायरेक्शन फिर इस लिहाज से अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट एग्जिस्ट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक करंट में असल में क्या चीज़ मूव कर रही होती है? जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स की ऑप्शन नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस लिहाज से नेगेटिव चार्ज वाली ऑप्शन यहाँ मौजूद है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाएं। ये हमारे पास टॉपिक अब चेंज हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है
करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर्स। इससे रेलिवेंट ये एमसीक्यू है। व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड करंट थ्रू द सर्किट इज जीरो बिकॉज, यानी जब आपके पास कोई कंडक्टर है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया, कोई बैटरी नहीं लगाई, तो ऐसी सूरत में करंट जीरो क्यों होता है? तो करंट के जीरो होने की वजह ये होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी मोशन इंटायरली रैंडम होती है इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर को जा रहे हैं उतने ही नीचे को जा रहे हैं, जितने राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर ऑप्शंस देखें तो एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन एज इन अदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कि आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड आमतौर पे कितना होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ज़्यादातर उसकी वैल्यू मिलीमीटर पर सेकंड से लेके सेंटीमीटर पर सेकंड तक हो सकती है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन वैल्यू नॉर्मली इस रेंज में लाई करती है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ करंट। इसका फर्स्ट एमसीक्यू है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया इफेक्ट्स ऑफ करंट। एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अराउंड इटसेल्फ। जब एक वायर में से करंट पास कर रहा होता है उसके इर्द गिर्द क्या चीज क्रिएट होती है? तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि करंट जब गुजर रहा है वायर में से तो इसका मतलब है इसके अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है, और जब भी किसी जगह से पे चार्ज मौजूद होगा तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी होगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ से चार्ज मूव जरूर कर रहा है वायर के अंदर से, लेकिन वायर एज ए होल न्यूट्रल है किसी भी टाइम पे। मसलन आप वायर का ये हिस्सा ले लेते हैं, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी हैं। एज ए होल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है इसके इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। और हमें पता है कि जब भी किसी जगह से करंट गुजरता है तो करंट के गुजरने की वजह से उसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक चेंज हो गया हमारा ओहम्स लॉ। आपको पता है भाई ओहम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। अब इसी से रेलिवेंट हमारे एमसीक्यूज भी आएंगे। ए सोर्स ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए 5 ओहम वायर देन द वैल्यू ऑफ करंट, कि आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू अब आपको बताई गई है 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस भी बताई गई है, I फाइंड करना है। आपके पास इक्वेशन तो पहले ही मैंने लिख दी है। यहाँ से आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी V/R। तो V आप पुट करें 10, R को पुट करें 5, कैंसिल करें, आपके पास 2 आंसर आ गया, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ बिकॉज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ओहम्स लॉ को क्यों ओबे नहीं करता। क्या इसमें करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है? बिल्कुल करंट की वैल्यू चेंज होती है। जब आप उसके अंदर पोटेंशियल चेंज करते हैं तो वो करंट की वैल्यू तो चेंज होती है, उससे साथ उसकी अंदर क्या हीट प्रोड्यूस होती है? हाँ जी, हीट भी प्रोड्यूस होती है, उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है, उससे रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है ये सारी ऑप्शंस ही करेक्ट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये राइट ऑप्शन होगी। तो मकसद ये है कि ये ना हो पेपर में आप जाएं तो आपको पहले ही ऑप्शन ठीक नजर आए, आप फौरन मार्क कर दें। पहले सारी ऑप्शंस पढ़ लें, हो सकता है कि कोई एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो कोई और हो, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मौजूद हो। उसके बाद है ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट इज अप्लाइड अटैच टू ए सीरीज ऑफ कम्बिनेशन 5 ओहम 10 ओहम 10 ओहम द करंट इन द सर्किट इज, कि अब आपको बताया गया है कि वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट्स है और रेजिस्टेंस अभी आपको काफ़ी सारी दी गई है। तो जब रेजिस्टेंस जो है बहुत सारी हों और वो सीरीज़ में लगी हों जैसे यहाँ बताया गया है, तो उनको आपने आपस में ऐड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस इनको ऐड करके 25 ओहम्स आ जाएगी। जब आपने करंट फाइंड करना होगा, आप उसको वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 50/25 जो है इसका आंसर 2 आ जाएगा, और करंट का यूनिट अगेन एम्पेयर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो पिछले बहुत सारे जो बोर्ड में एमसीक्यूज आए हैं वहाँ पे जो ऑप्शंस दी गई हैं करंट की, उसमें 2 एम्पेयर राइट आंसर है,
लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने जो है वो कॉन्सेप्ट को समझना है। सिर्फ आंसर याद रखने से आपको हो सकता है कि फ़ायदा ना हो बल्कि नुकसान हो जाए। 1 ओम इज इक्वल टू, आपको पता है बाय v इज इक्वल टू आई आर। अगर हम r की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है v ओवर i के इक्वल। यहाँ से v की जगह आप इसका यूनिट पुट करें जो कि वोल्ट होता है, और i की जगह इसका यूनिट पुट करें जो कि पर एम्पेयर होता है, नीचे आ रहा है पर एम्पेयर हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। फॉर ओहमिक डिवाइसेस द ग्राफ बिटवीन v एंड i इज, जो ओहमिक डिवाइस होगी जो ओहम्स लॉ को ओबे करेगी उसके लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेगी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन, यानी जो आपके पास रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका यूनिट क्या होता है। तो आपको पता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फार्मूला है रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी। तो अगर यहाँ पे आप यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो ऊपर देखें इसके यूनिट्स भी रेजिस्टिविटी वाले होंगे और इसके यूनिट्स भी रेजिस्टिविटी वाले होंगे, तो ये आप यूनिट्स वाइज कैंसिल कर सकते हैं। तो पर टेम्परेचर के जो है यूनिट्स होंगे और टेम्परेचर का यूनिट जो है वो केल्विन होता है, तो ओवर में आ रहा है तो पर केल्विन, यानी ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाएं। द मटेरियल मेड ऑफ सेमीकंडक्टर एंड हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड। अगर आपने थर्मिस्टर्स वाला टॉपिक पढ़ा है तो वहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, इसको हम थर्मिस्टर्स का नाम देते हैं। ए थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर इज कॉल्ड, ऐसा रेजिस्टर जो हीट सेंसिटिव हो उसको हम थर्मिस्टर का नाम देते हैं। समटाइम्स यहाँ पे थर्मली पूछ लिया जाता है, समटाइम्स हीट सेंसिटिव रेजिस्टर भी पूछ लिया जाता है। उसी तरह से थर्मिस्टर्स कन्वर्ट्स चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू, हीट सेंसिटिव है, टेम्परेचर में चेंज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और उसकी मदद से हम टेम्परेचर को नॉर्मली मेजर करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, कोई मटेरियल है आपके पास उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी का नाम भी देते हैं। तो समटाइम्स यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी भी लिखा हो। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो एक्चुअली नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने फौरन से जल्दी नहीं करनी है, आपने देख लेना है ये दो ऑप्शंस ठीक हैं, तो इस लिहाज से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। ऑन चेंजिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, जब हम कंडक्टर की लेंथ को चेंज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। लेंथ को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होगी, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है मटेरियल की नेचर पे और उसके टेम्परेचर के ऊपर, और ये दोनों चीज़ें लेंथ के साथ इनका ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब यह है कि लेंथ चेंज करने से रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज पूछा हुआ है। तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज हाई देन इट इज, एक मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो फिर वो अच्छा कंडक्टर होगा। अगर कंडक्टिविटी इन्फिनिट होगी तो फिर सुपर कंडक्टर होगा। तो अगर सिर्फ हाई है तो फिर हम उसको गुड कंडक्टर कहेंगे। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर द फ्लो रेट ऑफ चार्जेस, जब आप कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, मैं ऐसे शो कर देता हूँ, टेम्परेचर में इंक्रीज आ रही है, रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज आ रही होगी। करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, करंट डिक्रीज करेगा, जब करंट डिक्रीज करेगा चार्जेस का फ्लो रेट जो है वो भी ऑटोमेटिकली करंट के कम होने से फ्लो रेट कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ए सब्सटेंस हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टिविटी का वो नेगेटिव है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से किस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। वो असल में यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्बन है। आपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं
जिनका जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कार्बन में कम से कम एक सिमिलरिटी है सिलिकॉन और जर्मीनियम से कि ये भी फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। तो जितने भी एलिमेंट्स फोर्थ ग्रुप के होंगे उनमें ये करेक्टरिस्टिक पाई जाएगी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो ब्रेक होगी और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और उसकी वजह से उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी। उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही बात है जब टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें, वैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो उनके जो है वो नेगेटिव होंगे और इस लिहाज से यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट बिकम्स आर बाई टू, व्हाट हैपन्स टू इट्स रेजिस्टिविटी। कि आपके पास एक वायर थी, इस तरह से आपने उसके जो है वो दो पार्ट्स कर दिए हैं, दरमियान से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं दो, और दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो हाफ होगी है। अब दोनों की जो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, तो दोनों चीज़ें चेंज नहीं हुई तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है कलर कोडिंग का। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास मौजूद है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक कलर इन कार्बन रजिस्टर्स इज, कि ब्लैक कलर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। तो आपको इसके लिए पूरा कोड याद होना चाहिए। आपके पास होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। इसको याद इस तरह रखते हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसका डिफरेंट ट्रिक लोगों ने रखे होते हैं, लेकिन मैं इस तरह से याद रखता हूँ इसको। तो यहाँ पे ब्लैक जो है वो सबसे पहले आ रहा है और ये इसके लिए आपके पास 0 जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, कलर कोड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द। कलर कोड्स का ताल्लुक क्या होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ। तो रेजिस्टेंस पे चूंकि खुद हाथ से वैल्यू लिखनी पॉसिबल नहीं होती, रेजिस्टेंस बहुत छोटी सी होती है, मार्कर के साथ उसके ऊपर नहीं लिख सकते कि ये इतनी रेजिस्टेंस है। तो इस वजह से इंडस्ट्री में ये तरीका यूज़ होता है कि जो वैल्यू लिखने के लिए हम कलर्स का सहारा लेते हैं और कलर कोड्स लगाते हैं, और इसका पर्पस क्या हुआ फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी। सिल्वर बैंड ऑन कार्बन रजिस्टर डिनोट्स द टॉलरेंस ऑफ। सिल्वर बैंड जो है वो कितनी टॉलरेंस को बताता है। आपको पता है गोल्ड 5% टॉलरेंस को बताता है और सिल्वर जो है वो 10% टॉलरेंस को बताता है। उसके बाद है रेजिस्टेंस टॉलरेंस ऑफ गोल्ड कलर। गोल्ड कलर की रेजिस्टेंस मैंने आप टॉलरेंस बता दी आपको ऑलरेडी, ये 5% होती है। उसके बाद है, इफ देयर इज नो फोर्थ बैंड ऑन कार्बन रेजिस्टेंस इट्स रेजिस्टेंस टॉलरेंस विल बी। अगर फोर्थ बैंड मौजूद नहीं है तो रेजिस्टेंस टॉलरेंस कितनी होगी, फिर 20% होगी। यानी गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और अगर कोई भी नहीं है तो फिर 20%। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर विच हैज बैंड्स ब्राउन ब्लैक ब्राउन। तो पहले ब्राउन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, फिर ब्लैक है 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद ब्राउन है वो फिर आगे नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है ब्राउन के अंदर 1 आता है तो यहाँ पे 1 0 लगाना है, तो 100 ओहम जो है ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास मौजूद है, ए रियोस्टेट कैन ऑपरेट एज। एक रियोस्टेट जो है वो एम्पलीफायर या कैपेसिटर के तौर पे काम नहीं कर सकता, ना ही ये इंडक्टर के तौर पे काम कर सकता है। इसको हम यूज़ करते हैं एज पोटेंशियल डिवाइडर। इसकी शेप बहुत ज़्यादा इंडक्टर से मिलती है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये इंडक्टर के तौर पे भी शायद यूज़ हो सकता हो, लेकिन इंडक्टर और रियोस्टेट में काफ़ी फ़र्क होता है। इंडक्टर जो होता है उसकी वायर बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं और टर्न्स एक दूसरे के साथ तकरीबन जुड़े होते हैं और वायर के ऊपर इंसुलेशन लगी होती है। लेकिन रियोस्टेट में जो है वो टर्न्स के दरमियान फासला थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन। इससे रेलिवेंट हमारे पास अब एमसीक्यूज आएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन। अब ये देखें यहाँ पे जो यूनिट्स दिए गए हैं, वाट जो है ये भी पावर का यूनिट है, हॉर्स पावर भी पावर को रिप्रेजेंट करता है, किलोवाट भी पावर का यूनिट है। और अगर हमने एनर्जी में आना हो तो पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे किलोवाट आवर जो है ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है जो आपके घरों में बिजली का बिल आता है,
उसके ऊपर जो यूनिट्स लिखे होते हैं वो असल में किलोवाट आवर होते हैं कि इतने किलोवाट आवर आपने बिजली यूज की है। हीट प्रोड्यूस बाय द पैसेज ऑफ करंट थ्रू ए रजिस्टर में से जब करंट पास करता है तो उसके अक्रॉस जो पावर प्रोड्यूस होती है उसका फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। और जैसे मैंने बताया कि एनर्जी जो है वो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करने से आती है, तो यहाँ पे हीट पूछी गई है, ये पावर को टाइम से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आई स्क्वायर आर टी आपके पास ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है द पावर ऑफ आउटपुट ऑफ ए लैंप इज 6 वाट, हाउ मच एनर्जी डज द लैंप गिव आउट इन 2 मिनट्स। एक लैंप है आपके पास, उसकी पावर 6 वाट है और आपने एनर्जी बतानी है और टाइम आपके पास जो है वो 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट्स में 120 सेकेंड्स होते हैं। तो एनर्जी अगेन आप लिखें पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो यहाँ पे पावर की वैल्यू 6 पुट करें, टाइम की 120 मल्टीप्लाई करेंगे 720 आंसर आ जाएगा। और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जब वाट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे वो जॉल के इक्वल आएगा, 720 जॉल्स आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू ए लोड रेजिस्टेंस व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज। तो यहाँ पे ये बड़ा अजीब सा काम हुआ है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक प्योर वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ सीरीज में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगी है जिसको हम आर कहते हैं, स्मॉल आर। और यहाँ पे बॉक्स के बाहर जो ये मॉडल बनाते हैं हम बैटरी का, और बैटरी के बाहर हम जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अब यहाँ पे होता यह है कि अगर हमारे पास नॉर्मली जो है वो हम बैटरी हमें बनी बनाई मिलती है, ये हम खुद से चेंज नहीं कर सकते, इसकी जो भी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि बाहर हम कितनी रेजिस्टेंस लगाएं। तो जो मैक्सिमम पावर आउटपुट वाला टॉपिक है वहां पे ये बताया गया है कि बाहर अगर रेजिस्टेंस जो आर है ये इस रेजिस्टेंस के बराबर लगाओगे तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलेगी, मैक्सिमम पावर। तो इस लिहाज से लगेगा ये कि आपका ये ऑप्शन ठीक है, इट लुक्स करेक्ट। और जो बहुत सारे टीचर्स हैं वो भी इसी को ही करेक्ट कहेंगे। इवन मेरे ख्याल में जब ये एमसीक्यू मार्क हुआ था तो उसमें भी इसी को ही करेक्ट अज्यूम किया गया। तो यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस लिहाज से आपके लिए ये एमसीक्यू की आंसर करेक्ट है, क्योंकि बुक के हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ही हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बात जो है वो थोड़ी गहरी है, समझिएगा। जब हमें कहा गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कितनी हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स कितनी हो कि हम मैक्सिमम पावर आउटपुट ले सकें, इसका मतलब है हमें कह दिया है कि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। जब हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो ये 0 होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगी आपको, क्योंकि सारी यहाँ पे फिर जो उस सूरत में पावर मिलेगी वो v स्क्वायर ओवर आर के इक्वल आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम होगी जब आप आर को 0 पुट कर देंगे। तो सवाल थोड़ा ट्रिकी है। अगर प्योरली फिलोसफिकल आंसर मांग रहे हैं करेक्ट फिजिक्स के लिहाज से तो ये ऑप्शन ए है, लेकिन आप लोगों का पेपर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मार्क होने हैं, तो उस लिहाज से ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ये एक्चुअली टू डिफिकल्ट है ऑप्शन जज करने में, और मेरा ख्याल है कि 10 में से 9 प्रोफेसर कम अज कम इस बारीकी को नहीं समझ सकते, तो स्टूडेंट से तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड ईएमएफ एप्सिलॉन इज। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल, उसकी ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, बुक में लिखी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है पंप विच मूव्स द चार्ज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। जो पंप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव करता है वो असल में क्या है, वो बैटरी है। बैटरी के बारे में ये कहते हैं कि ये एक पंप की तरह है जो चार्ज को पंप करती है, और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को पंप करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैसे फोर्स नहीं होती, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन तो बिल्कुल भी नहीं होता, और ये एनर्जी डिलीवर होती है पर यूनिट चार्ज। तो इस लिहाज से इसका यूनिट जो है वो जॉल पर कूलम्ब होगा, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। वोल्टमीटर को हम सर्किट के अंदर हमेशा रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है एन आइडियल करंट सोर्स शुड हैव रेजिस्टेंस।
अगर करंट सोर्स है वो आइडियल है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट होनी चाहिए। अगर वोल्टेज सोर्स है वो आइडियल है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू किरचॉफ रूल्स में से है, इफ ए रेजिस्टर इज ट्रांसवर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देन द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज। जब रेजिस्टर जो है वो पोटेंशियल जो करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी करंट इधर को जा रहा है और आप के पास रेजिस्टर आया और आप कैलकुलेशन करते हुए इधर से इधर को आ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल में चेंज होगी वो पॉजिटिव होगी। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट रूल जो है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है कि जितना करंट किसी पॉइंट की तरफ आएगा उतना ही करंट उसे अवे मूव करेगा, यानी जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। किरचॉफ सेकंड रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो जो पोटेंशियल चेंजेस हैं वो असल में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, तो वो एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेट करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब इससे रेलिवेंट एमसीक्यू आपके सामने है। इसमें कितनी रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं? इजी है, 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है पोटेंशियोमीटर में से, पोटेंशियोमीटर सर्किट कैन बी यूज टू गिव कंटिन्यूसली वेरिंग। पोटेंशियोमीटर क्या चीज कंटिन्यूसली वेरिंग प्रोवाइड कर सकता है? कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद हम अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए यूज होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी भी इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं, बैटरी की ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं, दो सेल्स हैं उनकी ईएमएफ का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टडी किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको नेक्स्ट एग्जाम में बेनिफिट ज़रूर देंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।